बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है और 26 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाना, टेस्ट मैच, गो कि अभी हमने देखा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तारीखी वाइट वॉश शिकस्त दी। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उबैद अवान साहब है। उबैद भाई अस्सलाम वालेकुम, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है 2 टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। एक तरफ टेस्ट मैच खेले जाएंगे तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नए चेयरमैन जो 4 माह के लिए जो है अब तक तैनात किए गए हैं, नजम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे नजम सिद्दीकी साहब के हवाले से और फिर पाकिस्तान दौरे जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पे पहुंची इस हवाले से और कौमी टीम में जो तब्दीलियां हुई है, 2 प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बातें बहुत सारी हैं और क्वेश्चन भी आपने एक साथ 3-4 कर दी हैं मेरे ख्याल में। सबसे पहले अगर न्यूजीलैंड के दौरे पर बात करें तो मेरे ख्याल में अब किसी भी टीम के पास कोई हीलो हुज्जत नहीं रह जाती कि वो पाकिस्तान को दौरा न करे। आगे पीछे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, फिर इंग्लैंड की टीम आई, अब न्यूजीलैंड की टीम आई, तो ये वो मौका है कि जब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो बहाल हो चुकी है। और अब इंडिया हो या कोई भी दूसरी टीम हो तो उसके पास कोई बहाना नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं जाते या हम किसी किस्म का यहाँ पर कोई क्रिकेट इवेंट जो है वो यहाँ पर नहीं खेलना चाहते। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी कि एशिया कप को पाकिस्तान से मूव किया जाना चाहिए या आगे पाकिस्तान को बड़े इवेंट्स की भी मेजबानी भी की है, जिससे 2025 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है। तो इस तरह के इवेंट जो है वो अब कराना पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में होना है, एक बड़ी क्रिकेट तो होनी है ना सर। जी बिल्कुल, ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है, लेकिन अब देखना है कि उसमें इंडिया की टीम आती है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इंडिया का ही है। अभी जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम को वीजे नहीं दिए गए, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को वीजे नहीं दिए गए और पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। बावजूद इसके कि ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और अगर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में शिरकत करता तो मेरे ख्याल में पहले दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम आ सकती थी, लेकिन वही हठधर्मी है इंडिया की। और लेकिन अब मेरे ख्याल में कोई बहाना तो नहीं है। अगर सोशली अगर उसको सियासी तौर पर इंडिया की गवर्नमेंट देखती है तो एक अलग बात है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलना है, उनकी हठधर्मी है जो कि हमेशा हमें नजर आती है। तो उसी बुनियाद के ऊपर जो है वहां पर ये भी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान से एशिया कप जो है वो कहीं और मुंतकिल किया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जहां तक आपने बात की है पीसीबी में तब्दीली की, तो तब्दीली हुई है और बड़ी अहम तब्दीली हुई है। नजम सेठी आ गए हैं दोबारा और मेरे ख्याल में नजम सेठी के क्रेडिट पर अगर हम क्रिकेट में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। खासतौर से आप देखें पीएसएल को उन्होंने खड़ा किया और पीएसएल को उन्होंने एक ब्रांड बनाया पाकिस्तान का। उससे पहले भी जितने चेयरमैन आए थे वो सब उसके ऊपर कोशिशें करते रहे, बातें करते रहे, मीटिंग करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला था और काफी अरसे से पीएसएल जो है वो डब्बे में बंद पड़ी हुई थी। नजम सेठी ने उस पीएसएल को जो है वो रिवाइव किया, उसको शुरू किया और उसको अपने पांव पर खड़ा किया और उसको एक ब्रांड बना दिया। तो उसके बाद वो नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन पीएसएल चलती रही और जो उसका सेटअप शुरू दिन से बना था तो वो उसी तरह चलता रहा। उसमें टीमों का भी इजाफा हुआ और उसमें उसके बाद फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर आ गई। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रिवाइवल है पाकिस्तान में उसका क्रेडिट भी मैं नजम सेठी को जरूर दूंगा। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड 11 को बुलाया था, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम को बुलाया, फिर अंडर 19 टीमों को बुलाया, तो उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हुई और कराची के अंदर क्रिकेट जो है वो हुई। उसका क्रेडिट भी नजम सेठी को दूंगा। तो काफी सारे अच्छे काम उन्होंने किए थे। फिर जैसा आपको पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उनकी जो है वो आपस में नहीं बनी, तो वो रिजाइन करके चले गए थे। तो उसके बाद अब फिर वो दोबारा आए हैं, तो मेरे ख्याल में अब हमें मजीद कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसा कि पिछले गवर्नमेंट के अंदर
डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया गया था और खिलाड़ी बेरोजगार हो गए थे, वो चीज जो है वो हमें उसका सर्वाइवल नजर आ रहा है कि वो दोबारा से बहाल होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में स्ट्रक्चर जो है वो अपने पांव पर खड़ा होगा और खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलेगा। और मेरे ख्याल में अच्छे कई इकदाम हैं जो कि नजम सेठी साहब ने, जिनका इंडिया भी आज दिया, जब उन्होंने मीडिया से बात की लाहौर के अंदर तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम करने हैं हमें और हम वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। विद भाई थोड़ी सी बात है कौमी स्क्वाड के हवाले से भी कर ले। हमने देखा कि मोहम्मद अली को डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने में टीम का हिस्सा बनाया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें जो है ड्रॉप कर दिया गया। फिर कामरान गुलाम टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए अभी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। समझिए कामरान गुलाम को मौका मिलता दिखाई देगा इसी स्क्वाड के अंदर? देखिए शहजाद, मेरे ख्याल में कामरान गुलाम का हक बनता है, उन्होंने मुसलसल परफॉर्म किया है। आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देखें पिछले 3-4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, कायद आजम ट्रॉफी के अंदर, तो वो सबसे टॉप बैट्समैन रहे। इस साल वो थोड़ा पीछे थे, 4-5वें नंबर पर थे, लेकिन इससे जो पिछले सीजन थे उसकी बुनियाद पर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के अंदर भी टीम में आए थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली थी, वो खेल नहीं पाए थे। अब अगर वो शामिल हुए हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए और जरूरत भी है कि इस वक्त हमारी बैटिंग जिस तरह से सफर कर रही है और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमने देखा कि 2 मैच खासतौर से ऐसे थे जो कि हम जीत सकते थे, लेकिन वो हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे। तो मेरे ख्याल में जगह बनती है कामरान गुलाम की। बिल्कुल जगह बनती है। अच्छा वैद्य, जिस तरह बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखाई दिए कि हम ज्यादातर जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थे, सीनियर्स टीम इंग्लैंड की टीम दिखाई दे रही थी, लेकिन हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें हम हसन अली को टीम का हिस्सा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गो के अगर मीर हमजा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने मीर हमजा की तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने एक दफा फिर हसन अली को टीम का हिस्सा बनाया। देखिए मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूजेज हैं कि आप हारने के बाद जो है वो एक्सक्यूजेज पेश करते हैं, जी हम इस वजह से हार गए और हम उस वजह से हार गए, हम टॉस नहीं जीत सके, या पिच हमारे हाथ में नहीं थी, या हमारी टीम नहीं थी, या हमारे प्लेयर अनफिट हो गए। ये तमाम मामलात इंग्लैंड की टीम के साथ भी थे। अगर इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद यहाँ आकर वो खेल सकती है और जीत कर जा सकती है, तो हम अपने होम ग्राउंड पर क्यों नहीं जीत सकते? तो ये वो चीज है, अगर आप फेल हुए हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल करें कि हाँ हमारी प्लानिंग गलत थी, हम गलत खेले हैं। 2 मैच आप पिंडी और मुल्तान का उठाकर देख लें तो हम बिल्कुल जीत सकते थे। वो कराची में तो कराची से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप भी शायद वहां मौजूद थे और मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर 2 मैच हम हार चुके हैं तो अब तीसरे मैच में प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं और हम जो है वो अपने आजाद होकर क्रिकेट खेलेंगे। 2 मैच हम हार चुके हैं तो क्या हुआ, कराची में हम जीतेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि पिंडी और मुल्तान की निस्बत कराची में पाकिस्तान ने मजीद बुरी क्रिकेट खेली और 3 दिन के अंदर जो है वो मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। चौथे दिन वो शुरू के पहले घंटे में ही जो है वो खत्म हो गया। तो इस तरह की क्रिकेट जो है वो खेलकर आप ये ठीक है कि पिचों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, लेकिन तीनों मैचेस के रिजल्ट आए। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने किस तरह की क्रिकेट खेली है। और जो बात की जा रही थी कि इंग्लैंड जो है वो T20 स्टाइल में खेल रहा है, हम भी वही खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर तो हमारे मैचेस जो है वो 2 दिन भी नहीं चलेंगे टेस्ट मैच, और हम 2 दिन। अच्छा, ये बड़ा अमल दखल रहा इसमें। अगर हम देखें तो इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जो है 6 और 7 के एवरेज से रन किए, जबकि हमारे बैटर जो है 2-3 के गिर्द ही घूमते नजर आए टेस्ट मैच के अंदर। और आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर हम T20 की तर्ज पर खेलते तो शायद मैचेस जो है 2 दिन तक ही जारी रहते। बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड जो है वो प्लान करके आए थे कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है यहाँ आकर, और उन्होंने वही किया, अटैक किया और पॉजिटिव क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए उस तरह की विकेटें नहीं बनाई। पहला जो टेस्ट था उसमें विकेट अगर उनके हक में गई है, ऑस्ट्रेलिया के हक में, उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने क्यों आउट नहीं किए? फिर सकलैन मुश्ताक जो हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो वक्त से पहले पिंडी टेस्ट छोड़कर जो है वो आखिरी टेस्ट में वो पिंडी में नहीं थे, वो मुल्तान पहुंच गए थे कि वहां की विकेट मैंने तैयार करानी है। बिल्कुल, सकलैन और मोहम्मद यूसुफ दोनों ही वहां मौजूद थे। बिल्कुल, ये दोनों जो है वो वहां चले गए और उन्होंने विकेट तैयार करवाई और ऐसी विकेट तैयार करवाई कि पाकिस्तान उस पर हार गया।
अबरार अहमद बॉलर आया और उसकी वजह से पाकिस्तान के पास ऐसी उम्मीद पैदा हो चली थी कि हम वो मैच जीत सकते थे। अबरार ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और विकेट कहा जा रहा थी जी स्पिन है, और विकेट स्पिन आपको ठीक है, लेकिन बैट्समैन भी तो कुछ करके देखा है ना, सिर्फ बॉलर्स के ऊपर तो आप नहीं जीत सकते। बैट्समैनों को जब टारगेट मिला तो 26 रन से हम वो मैच हारे हैं, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब मैच था। ठीक है, सऊद शकील का जो डिसीजन था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली। सऊद शकील के बाद भी हमारे पास चांस था कि हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल हो नहीं सका। इस टीम के अगर हम हालिया परफॉर्मेंस देखें तो विकेट कीपर बैटर से मोहम्मद रिजवान के हवाले से अगर बात कर लें तो उनकी 10 इनिंग बहुत ज्यादा हमने देखा ना, उसमें स्कोर नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाना है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो समझ रहे हैं कि सरफराज अहमद को चांस मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से टीम के अंदर दोस्ती की बुनियाद पर सिलेक्शन हो रही है, उससे पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। आपने मोहम्मद रिजवान की बात की, तो रिजवान मुसलसल खिलाफ होते हुए आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, खासतौर से देखें। ठीक है, T20 में वो अच्छा खेल रहे हैं और वो T20 के अच्छे बैट्समैन है, वो नंबर 1 भी आए, लेकिन टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो उस मयार की नहीं है कि उन्हें टीम के अंदर जो है वो बरकरार रखा जाए। बिल्कुल सरफराज अहमद का चांस बनता है और सरफराज अहमद को टीम में आना चाहिए। हालिया क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और कराची उनका होम ग्राउंड है, तो मेरे ख्याल में उन्हें आना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरफराज अहमद टीम का हिस्सा बनते नजर आए। माजी में अगर हम बात करें वैद भाई कि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत मजबूत हुआ करती थी, और इस अगर फास्ट बॉलिंग अटैक का इस वक्त हम देखें इंग्लैंड और फिर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम का ऐलान हुआ फास्ट बॉलर्स का, तो उसमें आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास जैसे फास्ट बॉलर की जरूरत हमें बनती जरूर नजर आ रही थी। देखिए ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह की विकेटें बनाते हैं अपनी होम सीरीज में, तो हमारे फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया में जाकर, हर जगह जाकर वो अपना झंडे गाड़ते हैं और वहां पर कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें जिस तरह से आप सीरीज उठाकर देख लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप सीरीज उठाकर देख लें इंग्लैंड के खिलाफ, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही होगा। हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं और करते ही नजर आएंगे, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पर विकेट नहीं बनाते। और आप देखें शाहीन शाह अफरीदी जो कि दुनिया भर में कामयाब रहे और वो विकेट लेते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में देखें तो वो बिल्कुल विकेट लेस में नजर आए और किसी किस्म का वो तसर छोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। सिर्फ यही वजह थी कि फास्ट बॉलर्स जो है वो उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रही थी किसी किस्म की। कराची के अंदर जो विकेट है उसमें हम देखते हैं कि जो पहला घंटा होता है सुबह का, उसमें थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है और वो एक नेचुरल चीज है, क्योंकि जो सी ब्रीज चलती है तो उसकी वजह से विकेट, बिल्कुल सी ब्रीज चलती है, उसकी वजह से जो है कराची की विकेट पर जो है फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प आउट मिलती हुई जरूर नजर आती है। उबैद अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे स्टूडियो में दोनों मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ भी कराएंगे और प्रोग्राम को जारी भी रखेंगे। वक्फे से पहले हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट उबैद अवान हमारे साथ मौजूद थे और हमने कहा था कि उसके बाद जो है हमारे साथ वक्फे के बाद जो है हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद नदीम साहब मौजूद है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ हमारे पास मौजूद है जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और काफ़ी अच्छा तज्जिया करते हैं। और आज इनसे जो है हम बात करेंगे पाकिस्तान के नए चेयरमैन के हवाले से भी। सबसे पहले नदीम भाई के पास आते हैं। नदीम भाई, सीरीज हम हार गए इंग्लैंड के खिलाफ, तारीखी फतह जो है इंग्लैंड ने हासिल की क्लीन स्वीप करके पाकिस्तान से। तो अब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस हैं दो, कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट मैचेस के लिए? और जो टीम पाकिस्तान की अनाउंस हुई है उसमें दो नए लड़कों का इजाफा हम देखते हैं। कामरान गुलाम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो टीम का हिस्सा है। हसन अली भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, दोबारा टीम में वापस आए हैं। क्या उम्मीदें हैं हसन अली जो अब से अनफिट होने से पहले जिस किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे थे उस किस्म की कारकर्दगी लगता है कि
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दिखा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और वीनस टीवी का भी कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बिल्कुल आपने सही कहा, आवान साहब ने भी कहा काफ़ी कुछ जो है वो टेस्ट के हवाले से। असल में इशू क्या है, इशू हमारे यहाँ ये है कि जो हम जिन बॉलर्स को कैरी कर रहे हैं, भाई शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, उनको हमने साथ भी रखा हर जगह और उनको कभी खिलाया भी नहीं, ठीक है ना। फिर आप एकदम में सरप्राइज़ दे देते हैं, कभी आमिर जमाल आ जाते हैं, कभी वो मोहम्मद अली आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, तो ये एक सरप्राइज सिलेक्शन होती है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। लेकिन जब आप प्लेयर्स को साथ रख रहे हैं तो इट्स मीन कि आप उनको ग्रूम कर रहे हैं। जब आप ग्रूम कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आप उनको खिलाएं तो सही कम अज़ कम। अब जब आप नहीं खिलाते तो उससे क्या होता है, अब देखें, आप ये देखें मार्कवुड जो है इंग्लैंड के, उन्होंने जब वो एक टेस्ट तो उन्होंने ही जितवाया, आखिर में जो पाकिस्तानी 4-5 प्लेयर्स आउट किए, तो उस की जो स्पीड है, उस लेवल का जो बॉलर है हमारे पास, पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे बॉलर हैं। मोहम्मद हसनैन को देख लें आप, 150 से ज़्यादा की बॉल करते हैं, ठीक है। शाहनवाज धानी है, उनका स्मूथ स्टाइल है। आपने खिला दिया हारिस रऊफ को, थोड़ा सा उनकी जो बायोमैकेनिक्स आप देखेंगे तो उनका अकवर्ड स्टाइल है, तो उससे क्या होता है, उन पर लोड पड़ता है, तो उनको आप T20 के लिए रहने दें और आप बाइफर्गेट कर दें प्लेयर्स को, बॉलर्स को, क्योंकि बॉलर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है कि आपने इनको T20 खिलाना है, इनको जो वनडे खिलाना है, इनको जो आपने टेस्ट खिलाना है। और पाकिस्तान के पास तो अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा एक फैक्ट्री, कहते हैं कि फैक्ट्री मौजूद है फास्ट बॉलर्स की। और जहाँ तक बात की आपने हसन अली की, तो हसन अली अगर इतने अच्छे थे तो आप उनको कम अज़ कम जो वो 18 के स्क्वाड में रखते हैं, ठीक है ना। एकदम में आपने उनको बाहर भी कर दिया, फिर इन भी कर दिया हसन अली को, और जो उनके अलावा जो दूसरे बॉलर्स को उनको आप सीरियसली आपने गायब कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, वो देयर इज समथिंग, कुछ चीज़ें। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जिस आपने फास्ट बॉलर का इंतखाब किया है, तो उसमें अगर हम देखें तो अभी पाकिस्तान कप जारी है, उसमें शाहनवाज धानी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप उन्हें ट्राई कर सकते थे, शाहनवाज धानी को, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। बिल्कुल, हाँ, देखिए शाहनवाज धानी है, और भी हमारे पास जो है मीर हमजा हैं, कराची से ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे बॉलर हैं वो, और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। उनकी सीम एंड स्विंग की आप जो वो क्वालिटी देखें, बहुत कम बॉलर्स में होती है ये, तो उनको भी दे सकते थे आप। मोहम्मद अब्बास हैं, ठीक है ना। आप फ़हीम अशरफ जाते हैं तो हसन अली आ जाते हैं, हसन अली जाते हैं तो फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि नजम शेट्टी साहब आए, वो कुछ अच्छा करेंगे, और ये 4 महीने का कम टाइम है, पर ये कि देखिए काम करने के लिए हमारे पास सेटअप सिस्टम जो है वो सारा जो है वो बना हुआ है ऑलरेडी, और लोग तो आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आए, उनकी भी जगह फिल हो गई, तो लोग आते जाते रहते हैं। शेट्टी साहब और उनकी जो टीम है, शकील शेख साहब हैं, और दूसरे लोग हैं, सिंध से भी एक लिए हैं, तनवीर साहब लिए हैं, तो उनका ये काम है कि सिंध को आफरीदी का रोल भी है इसमें। हाँ बिल्कुल, आफरीदी देखें, वो लेजेंड प्लेयर है हमारे शाहिद आफरीदी, और वो अभी MSL में बिजी हैं, और मास्टर मेगा स्टार लीग हो रही है शायद, उसके भी डायरेक्टर, तो वो उनका भी बहुत ज़्यादा रोल होगा अगर आफरीदी साहब को सही तरीके से आप यूटिलाइज करें। एक तो स्पॉन्सरशिप आपके पास बहुत ज़्यादा आएगी PCB के पास, ठीक है। दूसरा ये कि सिंध के अंदर स्पेशली कराची और जो शहरी इलाके हैं, उसमें क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है फ़रोग मिलेगा आफरीदी की वजह से, क्योंकि हमारे देही इलाकों में तो ग्राउंड वगैरह कम है, अगर ग्राउंड होते हैं तो जो है वो प्लेयर्स नहीं होते हैं, प्लेयर्स होते हैं तो ग्राउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। बिल्कुल, इस उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी नजम सिटी। जाफर हुसैन साहब है, जब तक इंतखाबात नहीं होते, हमारे नए चेयरमैन जो नजम सिटी साहब आ गए, तो उम्मीद है कि ये डोमेस्टिक की तरफ अब ज़्यादातर तवज्जो देते दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने आज लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से लीड करूँगा। देखिए, बात यह है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अगर अच्छे तरीके से लीड करेंगे तो क्या रमीज़ राजा गलत तरीके से कर रहे थे? आपके जो है ना अंडर-19 उन्होंने करवाया, बड़ा अच्छा आपने देखा होगा। जो अंडर-19 लीग को आप अच्छा समझ रहे हैं जाफर साहब, या पैसे का ज़िया समझते नजर आया? मेरे ख्याल में पैसे बटोरने का ज़िया नहीं कह सकते, पैसे बटोरे गए जिस तरीके से भी कहें, लेकिन उसमें यह है कि पूरे एक वर्ल्ड को दिखाया उन्होंने कि अंडर-19 लीग भी होनी चाहिए। मकसद ये था उनका, और इस मकसद में वो किसी हद तक तो कामयाब रहे, इसमें कोई शक नहीं है। आप बाकी रह गई बात आपकी डोमेस्टिक खवातीन लीग का भी उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने, और उसके बाद जो हम देखते हैं रमीज राजा साहब ने इसको फॉलो भी किया, और नजम सिटी के दौर में क्या खवातीन लीग होती नजर आएगी? लेकिन नजम साहब ने बड़े अच्छा टेन्योर गुजारा है, गुज़श्ता 2003 में भी गुजारा है, 2018 तक उन्होंने 2014 से 18 तक भी बड़ा अच्छा टेन्योर गुजारा है, और उनके दौर में बड़े काम हुए हैं। और इस मकसद के लिए उनको जो 4 महीने का टेन्योर दिया गया है, मेरे ख्याल में 4 महीने के लिए आए और सिर्फ इस मकसद के लिए आए कि उन्होंने जो चीज़ें नहीं चल रही थी उनको बेहतर करना है, और नो डाउट करना भी चाहिए। 70 साल बाद जब हम टेस्ट सीरीज हार सकते हैं, तो इसका मकसद ये है कि कोई सही करने वाला तो आए ना, जो दुरुस्त करने की तरफ लेके जाए। हाँ, एक गलत बात तो सिलेक्टर का ज़्यादा कसूर नजर आता है।
देखिए जिसका भी था, कोई तो इस्तीफा देता, कोई तो कोच तो देता, कम से कम मेरा मकसद ये था कोई तो जिम्मेदारी कबूल करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस में तो कप्तान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम हमसे ज्यादा सीनियर थी, हम तजुर्बा करते हुए नजर आ रहे थे नौजवान प्लेयर्स का। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सीनियर टीम आई है तो ये खेल ही नहीं सकते, बच्चों के साथ खेल के गए। भाई हमारी टीम में हमारे क्या इसमें मुल्क में खिलाड़ी नहीं थे, आप सीनियर्स को यूटिलाइज करते, क्यों नहीं किया आपने? सरफराज को क्यों नहीं किया आपने? तजर्बा हासिल करते हैं, उसको टीम में रखते, शामिल करते आप। फवाद आलम को अपने ड्रॉप कर दिया। फवाद को फिर ये जवाब ना पेश करें ना कि वो बड़े थे और हम छोटे थे, ये कहना गलत बात होती है। ग्राउंड में सब बराबर होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरे ख्याल में हम रिजल्ट भी अच्छा मिलता फिर। लेकिन मकसद ये है कि आपको मालूम है कि नजम सेठी साहब ने जिस मकसद के लिए, मैं समझता हूँ कि 4 महीने बड़े कम हैं इस टेन्योर में। अगर वो कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब 8 महीने के लिए वो आए रमीज राजा, फिर 4 महीने के लिए आए, कोई मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये फिर गलत है ना। जिस तरह आप देखें बाकी मुल्कों को देखें, कोई भी चेयरमैन आता है एक फार्मूला लेकर आता है, एक तरीके से आता है, पूरा एक सेटअप डाल के जाता है। हमारे यहाँ सेटअप डाला नहीं जाता, बिगाड़ा जाता है। अब बिगाड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, सुधारने वाला कोई नहीं। अब सुधारने वाले अगर 4 महीने के लिए आए तो फिर फायदा ही क्या है? फिर आ जाएंगे कोई बिगाड़ने वाले। तो एक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए ताकि क्रिकेट बोर्ड सही तरीके से चले। जो आप एक फार्मूला बनाएंगे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से चलाया जाए। माजी में हमने देखा कि आपके अब्बासी साहब हुआ करते थे, आपके तोकिर जिया ने बड़ा अच्छा चलाया, आपको और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खालिद महमूद साहब थे। ये लोग जीनियस लोग थे जिन्होंने अपने पीसीबी को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। तो अगर इस तरह के लोग दोबारा आए जो कि पूरा एक टेन्योर गुजार के जाए और सही तरीके से गुजारे हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर। अच्छा जाफर साहब, नए चेयरमैन के साथ साथ आप समझते हैं कि जो सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम, वो भी शायद अपने ओहदे से फाइज होते हुए नजर आएंगे? देखिए अफसोस सिर्फ हमें यह हुआ है इस टेन्योर में जो गुजरा है, अभी किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब जो शिकस्त हो रही है वो शिकस्तों पे शिकस्त आके उसका जवाब ये पेश कर रहे हैं कि अल्लाह को मंजूर नहीं था और ये हमारे लड़के जो है ना अभी सीखने के मराहिल में हैं। ये मकसद नहीं होता। ग्राउंड में आप देखिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी टीमों की अगर कोई भी जवाब पेश करता है शिकस्त का, तो ये जवाब नहीं होते। कम से कम खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि जवाब तो जरा चेंज करें। जो मकसद है, जो ग्राउंड में हो रहा है नहीं हो रहा, उसका जवाब पेश करें। लेकिन जब सवालात ज्यादा किए जाते हैं कप्तान से या साबका चेयरमैन हमारे रमीज राजा से, वो नाराज होते दिखाई देते हैं सहाफियों से ज्यादा। देखिए नाराजगी एक अलग बात है, गलत सवाल करेंगे तो मैं भी नाराज होऊंगा, कोई भी हो सकता है। आप सही सवाल करें, उसका सही जवाब मिल जाएगा आपको। जवाब देने में क्या एतराज है? शिकस्त खाई तो बोल देंगे भाई शिकस्त हो गई, होती रहती है मैदान में, तो एक ने जीतना है एक ने हारना है, समझ गए। अब हमारे खिलाड़ी नहीं थे, वो नहीं खेल सके, फॉर्म में नहीं थे या इंजर्ड थे या कोई मसला था, जो भी मसाइल थे वो पेश कर दें सामने। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि कोई सवाल गलत करे तो आप गलत जवाब। बिल्कुल। नदीम साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस स्क्वाड को? अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ है, अगर सरफराज अहमद को चांस मिलता है, नजर आ रहा है? पहले तो ये बताएं कि सरफराज अहमद खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में। हाँ, मुझे लगता है मिलेगा चांस। क्या वजह है? उसकी वजह ये जो लास्ट में 3 टेस्ट मैचेस जो हारे हैं उसमें जो है हमें मिडल ऑर्डर में एक अच्छे और साउंड जो है बैटर्स की भी ज़रूरत है। और सरफराज की कप्तानी जो किसी से देखा आप, जो बाबर आजम और सरफराज में जो सबसे बड़ा फ़र्क था ना एज ए कैप्टन, वो डिसीजन का था। जो सरफराज ने जो कप्तानी में डिसीजन लिए वो बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कई फतवात हासिल की। अच्छा, उसमें हम देखते हैं कि सरफराज का जो किरदार था एज ए बैटर नुमाया नजर नहीं आता था, लीड अच्छी तरीके से करते हुए नजर आते थे, टीम ऊपर जा रही थी। लेकिन यहां पर हम बाबर आजम को देखते हैं तो वो फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं कप्तानी में भी। और बाज अब तो हम देखते हैं कि लंबी इनिंग खेलने से भी कासिर नजर आ रहे हैं बाबर आजम। देखें बात यह है कि सरफराज जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना ओपिनियन है, शायद गलत हो, कि उन्होंने दूसरे बैटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए कई मरतबा कुर्बानी भी दी। कभी वो नीचे आ जाते थे, कभी ऊपर आए, तो वो चाहते थे कि टीम का एक माहौल है, जो मेरे जो मेन बैटर्स हैं उनको मैं कंफर्टेबल जोन में रखूं और वो खुलकर अपनी परफॉर्मेंस दें। तो कप्तान का और लीडर का यही रोल होता है कि भाई आप जो है वो अपनी कुर्बानी देंगे तो अगले प्लेयर्स आपको जो है वो कोई रिजल्ट देंगे। तो बाबर आजम आप देखें पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमारा क्या रहा कि भाई जो बाबर आजम को नीचे आना चाहिए या ओपनर चेंज होने चाहिए। कितने ही मकसद ये पूरे वर्ल्ड कप में T20 में ये चलता रहा, पर वो जो अपनी पोजीशन पर आए, यकीनन उन्होंने अच्छा भी खेला, उसमें कुछ मैचेस अच्छे भी थे और कुछ में फ्लॉप भी हुए। तो ये चीज़ें जो ना, ये फ़र्क नज़र आता है प्लेयर्स के अंदर। और देखें लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो एक एक बॉल को एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये बॉल अंदर जानी थी, ये बाहर जानी थी, इसको ये करना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे, क्योंकि क्रिकेट अबाउट टू पैशन फॉर आवर नेशन,
ठीक है ना, हमारी नेशन का पैशन है, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए कप्तान और जो भी प्लेयर्स हैं उनको जो भी डिसीजन लेना वो सोच समझ कर लें, क्योंकि पूरी कौम देख रही होती है उनको हर मैच में, हर बॉल पर, तो उनकी ज़रा सी गलती, ज़रा सी चीज़ें जो वो एकदम में जो है हाईलाइट हो जाती हैं। बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है। जाफर साहब, कप्तानी के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लें। हमने अब तक कोई ऐसा वाइस कप्तान टेस्ट मैच के अंदर नहीं बनाया जो लीड करता हुआ नजर आए पाकिस्तानी टीम को। कुछ लम्हे के लिए इस टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा जो खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में, 20 से 25 मिनट के लिए बाबर आजम ग्राउंड से बाहर गए थे। उस दौरान रिजवान कप्तानी करते हुए नजर आए। लेकिन तो फिर रिजवान ही होंगे नायब कप्तान। सर अभी तो जगह बनती मुश्किल दिखाई दे रही है अब रिजवान की। जगह तो देखें मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, जब सरफराज ने कल अपने घर पे दावत दी तो बाबर आजम घर पे नहीं आए उनके, क्यों नहीं आए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन जब तक बाबर आजम है कप्तान, तो मेरे ख्याल में वो अपनी ही टीम खिलाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो कप्तान होता है वो अपनी टीम लेके चलता है, जिसपे भरोसा होता है, और जिन खिलाड़ियों पे भरोसा होगा उसको खिलाएंगे। अब रिजवान पे भरोसा है, वो खिलाएंगे कप्तान, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो फेल भी हो चाहे जैसा भी हो। लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहुंच रहा है ना जाफर साहब। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक खिलाड़ी के खिलाने से कोई जीत नहीं जाएगी टीम। सर एक खिलाड़ी नहीं, हसन अली, आप दोस्ती यारी में हसन अली टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। टीम वर्क होना चाहिए आपको, बॉलर्स, बैट्समैन, स्पिनर्स, सारे क्वालिटी की चीज। आप पूरे मुल्क से, कुल की टीम है ये, पूरे मुल्क की टीम इस तरीके से नहीं बनती कि वो 2 बंदे जख्मी हो गए तो हमारे 2 बंदे खेल जाएंगे, तुम्हारे ये नहीं है तो फिर सरफराज खेल जाएंगे, इस तरीके से नहीं होता। पूरे मुल्क के खिलाड़ियों को जांचना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। अगर आपने टीम तश्कील दी है तो फिर वही मेन प्लेयर होंगे। अब आपको मुझे बता दें, अगर आप स्पिन विकेट बना रहे हैं और हारिस रऊफ को खिला रहे हैं जो स्पीड स्टार हैं, या हसनैन को खिला रहे हैं जो स्पीड स्टार हैं स्पिन विकेट पे, तो उसका क्या हाल होगा, जख्मी होगा ना भाई। तो मकसद ये है कि आपने अगर जिस तरीके से पिच बनाई है, जिस तरीके से टीम सिलेक्शन की है, उसी तरह के खिलाड़ी आप खिलाएंगे, ग्राउंड में उतारेंगे। आप ये नहीं होता कि एक जख्मी हो गया या एक सही परफॉर्म नहीं कर रहा। वो अच्छी बात है कि उसके मुतबादिल किस प्लेयर को ला रहे हैं आप, उसके मुतबादिल उसी प्लेयर को लाना चाहिए जो कि जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म थे, अगर उनको हटाया था तो मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्मर में ही आना चाहिए था। तो ये होता है। अदरवाइज अगर आप ये कहना है कि भाई रिजवान को हटा दो, सरफराज को डाल दो, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा जावेद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त रखा टेस्ट मैच के अंदर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे मौजूद है। क्या न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड के नक्शे कदम पे चलते हुए जिस तरह उन्होंने तेज और स्ट्राइक रेट को तेज रखने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ, इसी स्ट्राइक रेट से अगर खेलने की कोशिश की पाकिस्तानी टीम दबाव में आ सकती है? देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में जो है क्रिकेट चेंज हो गई है, हर तरह से चेंज हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात नहीं है। इंग्लैंड ने कहा हम तो पाकिस्तान में क्रिकेट चेंज नहीं हो, पाकिस्तान आज भी 2 और 3 और 4 के एवरेज से खेलता दिखाई, दीगर टीमें 5, 6, 7 के एवरेज से खेलती दिखाई दे रही है। देखिए शाहिद अफरीदी की बात मुझे बहुत पसंद आती है, जब वो कहते हैं बहादुरों की तरह खेलो चाहे हार जाओ। तो हम खेलेंगे डरपोक की तरह तो फिर हम हारेंगे। हम पिचेस बनाएंगे, स्पिन विकेट अपने पिचेस खौफ के मारे हम बनाएंगे कि हम बच जाएं, तो ऐसा तो नहीं होता। अगर आपको इतना अच्छा चांस मिल रहा है मुल्तान टेस्ट में, तो आप बहादुरों की तरह जाते हैं, इधर उधर मारते हैं, खेलते कूदते हैं यार। तो आप अगर खौफ ज़्यादा है कि हमने ड्रॉ करना है, तो फिर तो आप हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे नहीं भाई। इस टीम के अंदर जो स्क्वाड का ऐलान है, इसमें हम देखते हैं कि 4 स्पिनर शामिल हैं। तो समझिए सलमान अली आगा भी अब बड़ी अच्छी बॉल करते दिखाई दिए पिछले टेस्ट मैच के अंदर। एक ऑप्शन के तौर पर हमारे पास सलमान अली आगा भी आ गए। तो मोहम्मद नवाज भी, क्या जरूरत थी कि मोहम्मद नवाज को टीम के स्क्वाड का हिस्सा बना दे? वहां पर आप एक मजीद बैटर्स को शामिल कर सकते थे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हुरैरा की बात करें तो बड़ी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है हुरैरा की। हाँ बिल्कुल, देखें जो मकसद ये है, इनका स्पेस नहीं देना है किसी को ना, किसी नए आने वाले को आपने गैप में डालना ही नहीं है। तजुर्बे में चले जाते हैं। उमर अमीन ने भी सेंचुरी स्कोर की भी वो हैं, वो और भी कई प्लेयर हैं हमारे पास पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप डोमेस्टिक में देख लें, कायद आजम ट्रॉफी में देख लें, रंजों के अंबार लगाए हुए उन्होंने, ठीक है ना। आपने जो मखसूस जो प्लेयर्स हैं उन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं और उसका नतीजा आपके सामने क्या जो वही बात आ गई ना, जिस तरह हम कह रहे थे कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही है अब टीम के साथ भी। देखिए अब उसमें जैसे अगर एज ए कैप्टन बाबर आजम ने जैसे वाइट वॉश हुआ है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए बाबर आजम को इस बात की कि भाई ठीक है, मेरी टीम थी, मेरे कहने पर बनी, प्लेयर्स हमने सेलेक्ट किए थे या मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये एज ए कैप्टन होना चाहिए जिम्मेदारी। और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपने टीम सेलेक्ट की थी, ठीक है ना। अब उसमें दोस्ती यारी का अवसर था या किसी और वजूहात की बिना पर आपने सेलेक्ट किया था, या तो देखें आप अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं
तो फिर आप साइड हो जाएं। अगर लेना है डिसीजन तो टीम के फेवर में लेना है, टीम पाकिस्तान के फेवर में आपने डिसीजन लेना है तो टीम बेहतर होगी। बात देखें कई प्लेयर्स की तो फिटनेस का ही इशू रहता है, जब भी हम देखते हैं कि वो फिट नहीं था तो उसको कैरी कर लिया, उसको ट्रेवल करवा दिया, तो ये इश्यूज भी जो है आप देखें ना कि क्यों हो रही है हमारे साथ। हमारे डेली जो है 5 से 7 लाख बच्चा क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान में, ठीक है, उसमें से ही ये बच्चे निकलते हैं, हमारे सिस्टम से नहीं निकल रही हैं। सिस्टम में आप देखें अंडर 19 कितनी दफा हुई है, कोई एक प्लेयर बता दे जो नामी गिरामी है अभी जो रिसेंट 5-7-8 साल के अंदर जो भी अंडर 19 में आते हैं हमारे प्लेयर, वो सेंचुरियां मार रहे हैं, 150 कर रहे हैं, जब ऊपर आते हैं तो उनका नामो निशानी नहीं होता, पता ही नहीं होता, क्योंकि आप सिस्टम में से प्लेयर्स को लाते ही नहीं है, वो आप लेकर आ जाते हैं दूसरे प्लेयर्स को। तो फिर यही होना है आपका कि भाई आपने व्हाइट वॉश हो जाना। सिस्टम की बात की, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। आप एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, अभी आप कोटरी में एक इवेंट भी करवाने जा रहे हैं, जरा सी इसकी तफसील हमें बता दें। देखिए हमारी हमने बनाई हुई है प्राइवेट, हमारी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान स्कूल स्पोर्ट्स ओलंपिक, तो उसके गौहर रजा जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो प्रेसिडेंट है, हमारा डिफेंस में ऑफिस भी है और मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान का। तो हम लोग जो हर साल जो ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पर, यानी ग्रास रूट से और यूनिवर्सिटी लेवल तक के हम जो है कंपटीशन करवाते रहते हैं बच्चों के। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हैदराबाद में हमने जो आल सिंध टूर्नामेंट रखा हुआ है, उसमें आप भी हमारे मीडिया डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, और भी लोग हैं, काफ़ी लोग शामिल हैं हमारे साथ, फवाद शेख साहब हैं, अदनान मलिक ताज साहब हैं, ठीक है ना, और भी क्या नाम खुर्रम अली मिर्ज़ा साहब हैं, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा टूर्नामेंट हम लोग करने जा रहे हैं, उसको लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, उसकी हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम। कितनी टीमें इसमें शिरकत करी? इस टूर्नामेंट में एक खास चीज ये है कि खवातीन के भी मैचेस आपने कराने हैं। जी बिल्कुल, हाँ, खवातीन की 4 टीमें जो टोटली बेस्ड ऑन हैदराबाद, और जो 12 टीमें उसकी हैं मर्दों की हैं, उसमें नवाबशाह है, मातली है, ठीक है, अपना टंडो आदम है, कराची है, हैदराबाद है, जानशुरो है, मतलब वो वाकई में एक जो है वो सिंध आल सिंध का उसको जो हमने नाम दिया है, तो वो तकरीबन सिंध की टीमें उसके अंदर मौजूद हैं, वो खेल रही हैं। और ये लीग बेसिस पर होगा, हर टीम को हम 3 मैचेस देंगे, 3 पूल बनाएंगे, उसके बाद फिर कितने दिन तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा? तकरीबन 10 से 15 दिन तक जो है ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। और इसमें हमने कोशिश ये की कि बच्चों को क्रिकेट जो है वो अच्छी हम प्रोवाइड करें। नहीं, टूर्नामेंट तो कहीं भी हो जाते हैं, ठीक है ना, सिमेटेड पे करवा दें आप ऐसे ही ग्राउंड। मैंने कोशिश ये की है कि ग्राउंड्स का जो इंतखाब हमने किया है वो जहाँ पर हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं या जो हमारे डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, उन ग्राउंड्स को हमने जो है प्रेफर किया है, और उसी कोटी साइटी स्टेडियम में वहाँ पर है, और नियाजी स्टेडियम वहाँ पर हमारे मैचेस होंगे। तो उसकी 29 तारीख को हमने ओपनिंग रखी है। बिल्कुल, 29 तारीख को ओपनिंग मैच है। जाफर साहब, कैसा देखते हैं कि ऑल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद है, हैदराबाद हो रहा है, तो ओवरऑल ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर, कोई 2-3 प्लेयर्स भी अगर निकल कर आ गए सामने तो एक अच्छी सी चीज़ होगी। नो डाउट, जिस तरीके से पूरे सिंध में और जिस तरह हैदराबाद में और मुख्तलिफ इसके लाड़काना वगैरह में जिस तरह के काम हो रहे हैं स्पोर्ट्स के, इनको दाद देनी पड़ेगी। स्कूल लेवल पे, नर्सरी लेवल पे छोटे बच्चों को शामिल करते हैं, पूरा एक मेला लगा देते हैं, जिस तरह जंगल में एक मंगल होता है उसी तरीके से जो है एक मेला सजाते हैं, और बड़ा अच्छा इकदाम होता है इनका। गो के कोई ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं होती ना मीडिया की तरफ से, ना आपके जो है ना हुकूमत की तरफ से, लेकिन इनकी अपनी एफर्ट इतनी ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल में दाद के मुस्तहिक हैं ये लोग, जिस तरह ये सब बच्चों को वहाँ पे ला के और मुख्तलिफ गेम्स करवाते हैं, खासतौर पर क्रिकेट को फ़रोग दे रहे हैं, उसका इकदाम मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। क्रिकेट को फ़रोग दे रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खवातीन की टीमें भी वहाँ पर मैचेस खेलेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि खवातीन की टीमें बहुत कम नज़र आती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर 6 टीमें खेलती हुई नज़र आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने खुद 4 टीमें जो है हैदराबाद के लिए बनाई है, जो बाकायदा एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये टास्क, बड़ा मुश्किल होता है घरों से बच्चियों को लेकर आना, उनके पेरेंट्स से इजाज़त लेना, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं इसमें बड़ी मुश्किलात का सामना है ख़वातीन को, आज भी इस दौर में भी। देखिए बड़े शहरों की बात अलग है, लेकिन जिस तरह ये हैदराबाद हो गए, लाड़काना हो गए, खैरपुर हो गई, ये जगहें ऐसी हैं जहाँ से बच्चियों को लेकर ग्राउंड तक लाना ये बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। तो मेरे ख्याल में ये नदीम साहब बड़े ज़्यादा बेहतर अंदाजा, खवातीन को ग्राउंड तक लाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैसे ये आपने अचीव कर लिया, किस तरह आपने ये करने की कोशिश की? देखिए हमारी जो फीमेल ऑर्गेनाइज़र हैं वो रेहाना भट्टी हैं और रिजवाना वसीम, उनका भी ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स से है, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में वो लोग जॉब कर रही हैं। तो उनको ये हमने टास्क दिया कि भाई आप 4 टीमें जो वो बनाएं, ठीक है ना, उसमें ही उनके दरमियान हम जो है जैसे बॉयज़ के सेमीफाइनल होंगे तो उनके सेमीफाइनल के तौर पर जो है कंपटीशन करवा के, और एक मर्दों से पहले सुबह में उनका फाइनल होगा और फिर शाम में जो है वो मर्दों का सेकेंड हाफ में। तो वो क्या आप जो आपने बात की ना कि वाकई में फ़ीमेल को ग्राउंड में लाना इंतहाई मुश्किल है। एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो आपको पता है माशरती तौर पे सोसाइटी जो है इस किस्म की है कि वो थोड़ा मायूस समझा जाता है,
ठीक है ना, कि जो वो। लेकिन अब तो हर लेवल पर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के खवातीन सबसे आगे होती है नदीम साहब। नहीं बिल्कुल, देखें बड़े शहरों की जो इन्होंने बात की जाफर भाई ने, कि बड़े शहरों के अंदर इसको इतना फील नहीं किया जाता, और वो छोटे इलाके एक दूसरे का सबको पता अभी होता भी समझ अब इंटीरियर सिंध के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है खवातीन को। है। जी बिल्कुल, हाँ काफ़ी मुश्किलात हैं वहाँ पर फीमेल के हवाले। कोई प्रॉपर फीमेल की एकेडमी नहीं है, क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट्स की, एथलेटिक की ले लें आप, फुटबॉल की ले लें, ठीक है, वहाँ कोई इस किस्म की एकेडमी नहीं है कि जहाँ पर लड़कियाँ आकर कोई अपने इंडिविजुअली एक सेपरेट तरीके से प्रैक्टिस कर सकें या अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें। तो स्कूल कॉलेजेस में जो फीमेल ऑर्गेनाइजर हैं या डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, प्राइवेट की या गवर्नमेंट की, वही जो इस पर वर्कआउट कर रही होती हैं, और उनसे ही हमें लड़कियां मिलती हैं सिंध गेम्स के लिए भी, नेशनल गेम्स के लिए भी, और फर्दर इंटरनेशनल के लिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की नदीम साहब ने एकेडमिक्स के हवाले से। जाफर भाई क्या कहेंगे एकेडमिक्स के हवाले से, क्योंकि एकेडमीज बहुत कम है खवातीन के लिए। देखें, करना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा स्पोर्ट्स में। बहुत कम लोग ऐसे हैं, इवन ये कि कराची में अगर हम बात करें तो कराची में भी अकेडमीज का क़याम ज़्यादा नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लें, लोगों ने छोटे छोटे क्लब बनाए हुए हैं अपने अपने, लेकिन कोई ऐसी अकेडमी हो जिसमें हम समझ सकते हैं कि पूरा जो है ना वहाँ पे एक प्रॉपरली काम हो रहा है। कोई हॉकी की हो, कोई फुटबॉल की हो, कोई ऐसी हो जहाँ पे खवातीन आके खेल सकें फ्री ऑफ एनवायरनमेंट में। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कराची में भी बहुत कम है, और ख़ासतौर पर जिस तरह आप बात कर रहे हैं हैदराबाद, लड़काना, इन इलाकों की, तो वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अकेडमी बना लें। इनका बड़ापन है नदीम साहब लोगों का कि वो लोग स्पोर्ट्स वहाँ पे चला रहे हैं, यही बड़ी बात है। अकेडमी इस तरह नहीं चल जाते कि आपने जगह ली और शुरू हो गए, बच्चियां आ गई खेलने के लिए। उसके लिए प्रॉपर एक तरीका कार होता है, उसके कोचेस होते हैं, उसके फंडिंग होती है, हर चीज होती है। आपको पता है कोई भी खिलाड़ी आ जाएगा, उसके लिए पूरी किट का सारा पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ा जरूरत होती है, उसमें आपके फंडिंग की बड़ी जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है ये स्पोर्ट्स। बिल्कुल आसान सब्जेक्ट नहीं है स्पोर्ट्स है। आपका नदीम साहब एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है, तो स्कूल लेवल्स पे आप समझ रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा जो है प्लेयर्स निकल रहे हैं। देखिए, अभी पीसीबी ने फर्स्ट टाइम ये करवाया। मैं बात करता हूँ 90s की, जब हम लोग भी स्कूल में हुआ करते थे, 91, 93, 95 सिंध स्कूल गेम्स हुए थे, ठीक है, एक लड़काना में हुए, फिर कराची में हुए, तो वो हमने भी खेले। तो उसी की हम समझ लें पैदावार है, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर या मैंने कोई भी स्पोर्ट्स खेली है जो छोटी मोटी, वो उसी चीज़ से, हाँ उसी स्पोर्ट्स से, उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर मैंने खेली। अब स्कूल में पीसीबी ने जो टूर्नामेंट कराया, या प्रॉपर तरीके से जो इंटर स्कूल गेम्स वगैरह हैं वो होने चाहिए। देखिए, हेल्दी एक्टिविटी, सिर्फ क्रिकेट तो एक ही स्पोर्ट्स नहीं है, उसके अलावा फुटबॉल है। देखिए, अभी कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा कितना क्रेज है। एथलेटिक है, दुनिया का मोतबर तरीन गेम, जिसके बगैर कोई गेम्स ही नामुमकिन है, यानी कि नेशनल गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, वो गेम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैंडेटरी गेम कहलाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं। अब देखिए, लोगों ने इंडस्ट्री बना लिया स्पोर्ट्स को। हमारे यहाँ जो आप सिर्फ एक क्रिकेट है, उसमें भी जो इतनी खींचतान लगी हुई होती है कि वो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है ना। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अपने इशूज़ हैं, और पीसीबी के अपने इशूज़ हैं। कुछ लोग जो पीसीबी से मुफादत लेना चाहते हैं, कुछ जो बच्चों से ले रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, वो हमारे मुल्क में मसाइल हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के। तो अब आप बताएं कि इस माहौल में रहते हुए भी अगर हम अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर दें या अच्छे क्रिकेटर्स कर दें, तो ये कमाल की बात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कमाल की बात होगी। जाफर साहब है, टूर्नामेंट के लिए हम भी दुआ गो हैं कि अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें नदीम साहब, और अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान को फायदा होता दिखाई देगा। यकीनन निकलेंगे, और जिस तरह धानी निकल कर आया, इसी तरह जाहिद महमूद निकल कर आया, फैसल अथन निकल कर आए। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। बल्कि मैं तो उन प्लेयर्स को भी जानता हूं जो कि 90s में बड़े अच्छे खेलते थे डोमेस्टिक यहाँ कराची में, जिनको अब ये पाकिस्तान में भी नहीं है, अब अक्सर तो यहाँ से बाहर चले गए सिर्फ डिसहार्ट होके। तो मकसद ये है कि उनको मौका नहीं मिला कौमी टीम वगैरह में। तो मेरे ख्याल में हैदराबाद में तो बड़ा अच्छा टैलेंट मौजूद है। और जिस तरह बात की नदीम साहब ने कि ख़वातीन को स्पोर्ट्स में ला रहे, मैं तो ये समझता हूँ कि इतना मुश्किल मराहिल हैं वहाँ पे कि लोग बच्चियों को पढ़ने तक नहीं भेजते, लेकिन उन बच्चियों को ये लोग ग्राउंड में लेके आते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि बड़े दाद के मुस्तहिक है। बिल्कुल दाद के मुस्तहिक है। प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।